दो पीरियड है, 2 पीरियड क्लास आज। हम लोग कोलिजन के बारे में पढ़ रहे थे कि कोलिजन क्या होता है, ठीक है। कोलिजन में कैसे रफ्तार बदलती है एक दूसरे की बॉडी, एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी की मोशन को अफेक्ट करता है कोलिजन में। फिर हमने देखा था कि इलास्टिक कोलिजन थे, इलास्टिक कोलिजन थे। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। इलास्टिक एनर्जी में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है और जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है वो सेम होती है। हमने इलास्टिक कोलिजन में v1 और v2 का फॉर्मूला भी देखा था इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 एंड u2। इलास्टिक कोलिजन के बाद फिर हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने कुछ केसेस भी देखे थे वहां पे जहाँ पे एक बॉडी और दूसरे बॉडी का मास सेम था, ठीक है, तो वेलोसिटी वहां पे एक्सचेंज आती थी। अगर हमने देखा था कि अगर भारी बॉडी, बहुत ज्यादा भारी बॉडी होती है, अगर वो किसी हल्के से बॉडी को अगर हिट करती है तो हल्का बॉडी अगर रेस्ट पे, तो हल्का बॉडी फेंका जाता है बड़े बॉडी की डबल वेलोसिटी से। दैट मीन्स अगर ट्रक अगर हिट करता है साइकिल को, तो ट्रक की अगर स्पीड 10 है और साइकिल अगर रेस्ट पे, टकराने के बाद साइकिल की स्पीड हो जाएगी 20, लेकिन ट्रक की स्पीड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमने देखा था जब हल्की बॉडी टकराती है बड़े बॉडी से, तो हल्की बॉडी जैसे बॉल टकराएगी दीवार के साथ, तो बॉल लौट के आ जाती है उसी वेलोसिटी के, उसी स्पीड के साथ, ठीक है। और बड़े वाले बॉडी की स्पीड जो पहले जीरो थी, बाद में भी कैसी रहती है, जीरो रहती है। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था, ये हमारे इतने केसेस हो गए थे, ठीक है। फिर हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फिर हमने उसकी वैल्यू देखी थी, ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। सवाल एग्जाम में बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर ई की वैल्यू अगर 0 है तो कोलिजन प्लास्टिक होता है, अगर ई की वैल्यू 1 है तो कोलिजन इलास्टिक होता है, और अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो कोलिजन इन इलास्टिक होता है, ठीक है। प्लास्टिक मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, हमने ये भी सीख लिया। हम आगे बढ़े थे, ठीक है। फिर हमने वहां पे देखा था, इतना हमने किया था ई की वैल्यू पे, ठीक है, रिसर्च की थी हमने। अब हम आगे देखते जा रहे हैं, हमने प्लास्टिक कोलिजन देखा था। प्लास्टिक कोलिजन में हमने देखा था कि वेलोसिटी कॉमन होती है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इनटू कैपिटल V। इस तरह के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, फुल लॉस नहीं होता है लेकिन लॉस काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमारे तीन प्रकार के कोलिजन हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं सारे तरह के कोलिजन के बाद ऑब्लिकली ओब्लिक कोलिजन। या कोलिजन इन टू डायमेंशन, क्या बोलते हैं उसको, ओब्लिक कोलिजन। और कोलिजन इन टू डायमेंशन, जैसे कि मान लो एक बॉडी पड़ा हुआ, ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे तुम्हारा इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, दूसरा बॉडी ये सेंटर है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसी लाइन पे ये बॉडी अगर ऐसे मूव कर रहा होता और यहाँ पे अगर दूसरा बॉडी पड़ा होता ना सेम रेडियस का, तो वो इलास्टिक वो होता था कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि बॉडी जा रहा है इस तरह से और दूसरे बॉडी को हमने क्या किया, इस लाइन के ये वेलोसिटी ऐसी है एंड दिस इज ए बी इज लाइन जॉइनिंग द, ए बी को लाइन है और बॉडी ए अलोंग ए बी मूव कर रहा है। अगर ए जो ए दूसरे बॉडी का सेंटर अगर बी पर होता ना, तो हो जाता वो हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। दूसरे कैसा होता वो हेड ऑन कोलिजन। लेकिन अगर दूसरे बॉडी का सेंटर अगर बी पर नहीं है, अगर वो कुछ ऐसा है,
है, अगर वो कुछ ऐसा दे इस तरह से, ये ओ है, इसका सेंटर, ये ओ डैश है यहाँ पर, बड़े का सेंटर। अब जैसे हिट करेगा इसको, इधर जाके कैसे हिट करेगा, अगर हेड ऑन होता है ना तो क्या होता है, ऐसा था, हिट किया इसको, टकराने के बाद अब क्या होगा, ये ऐसा जाएगा उसी लाइन पे, और ये वाला रुकेगा या चलेगा कैसा भी करे, ये भी इसी लाइन पे, एक ही लाइन पे रहते हैं। सेंटर ऑफ पास अगर अगर इसके इसका सेंटर ऑफ पास, इसका सेंटर ऑफ पास और वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन ही है, तो कैसा होता, सीधा सीधा जाता। अब यहाँ पे सीधा सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछा गया कि भाई इसका मोशन किस तरह से होगा, तो इसका मोशन कैसा हो जाता है, जैसे जब भी टकराएंगे ना आफ्टर कोलिजन, इनका मोशन कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया। इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, ठीक है। इनिशियल मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये u1 है, ये u2 है, ये v1 है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा 1 है, ठीक है। ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है। तो इसके ये ऐसे के ना कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसे बेसिस पे ना हमारे सामने सवाल जरूर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड किया, इस तरह के क्वेश्चन में हमको एंगल वैंगल लेना आना चाहिए। अब ये पूछा जाएगा कि इसके इक्वेशंस कैसे कैसे लिखे जाएंगे। देखो पहला बोला कि कोलिजन इज ऑब्लिक कोलिजन में, ये कैसा है, हेड ये है इलास्टिक कोलिजन। तो मैंने बोला था ना दो तरह से बांटे थे, इलास्टिक कोलिजन दो टाइप के हो सकता है, हेड ऑन में भी हो सकता है, ऑब्लिक में भी हो सकता है। जब इलास्टिक कोलिजन की बात आती है मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो इलास्टिक कोलिजन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस अगर हम इसी को सिंपल करना चाह रहे हैं थोड़ा सा अगर, ठीक है, तो हम इसको सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं, m1u1, अगर मान लो मैंने इसको रेस्ट पे मान लिया, ठीक है, एक बात ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे तुम्हें खाली कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अलोंग एक्स एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम दो एक्सिस पे काम करते हैं, एक्स एक्सिस m1u1 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है m1u1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1v1 cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस का हो जाएगा ये, और ये m2 है प्लस m2v2 cos थीटा। समझ में आएगी ये बात। जब हमारे पास दो डायमेंशन में आते हैं तो टू डायमेंशन मोशन जब हमने पढ़ा था, तो हमने वहां पे उसके लिए दो एक्सिस दी थी ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, m1v1 cos थीटा 1, m2v2 cos, अलोंग वाई एक्सिस वाई एक्सिस में तो कोई मोमेंटम ही नहीं है, ये पूरा बॉडी तो एक्स पे मूव कर रहा है, तो वाई पे कितना मोमेंटम होगा, इनिशियली जीरो,
ये तो रेस्ट पे मान लिया हमने। अब इस पे देखो तो ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे, इसका वाई मोमेंटम क्या हो जाएगा, वाई किधर हुआ, और ये देखो भाई सर साहब, अब बोलो। थीटा सेम होगा दोनों का, अलग अलग होगा? अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग ही लेते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल केस पे सेम हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज लेते हैं आप हमेशा अलग अलग ही। ठीक है, m1 v1 cos थीटा 1। ठीक है, अब अलोंग वाई एक्सिस में क्या ले सकता हूँ, जीरो, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस में कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, एम जीरो हो जाएगा, m1 v1 साइन थीटा 1। जो ऊपर की तरफ है ना, ऊपर को प्लस लेंगे, नीचे वाले वाई को माइनस लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर जाएगा, इसका कंपोनेंट जाएगा नीचे की तरफ। ये थीटा है, ये v2 है, तो प्लस माइनस m2v2 साइन थीटा 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। आई बात समझ में, कैसे इक्वेशन फ्रेम करें हम लोग। अगर यहाँ पूछा जाएगा कि हमारे पास हमको v1 और v2 निकालने बोला जाए, ठीक है, हमारे पास m1 u1 थीटा 1, ये तीन अननोन है, सॉरी u1, अगर आपको बोला जाए v1 और v2 निकालने के लिए, तो v1 और v2 दोनों अननोन है। तो अब आपको अगर यहाँ पे कोई अगर और इक्वेशन फ्रेम करने के लिए बोला जाए, तो हम एक इक्वेशन ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं ना, चूंकि कोलिजन इलास्टिक है, ये वाला इक्वेशन हर कोलिजन में लगेगा। ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन एक्स्ट्रा बोला गया तो मैं ये भी बोल सकता हूँ हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि u2 तो जीरो दिया गया। सर m1 v1 cos थीटा स्क्वायर नहीं आएगा? नहीं, स्पीड लेते हैं ना, स्पीड खाली लेते हैं, v1 स्पीड है, स्पीड से मतलब हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे लिखते हैं हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, कोई मतलब नहीं है वहां डायरेक्शन से, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ध्यान से इस चीज को देखो, नोट कर दो अच्छे से, सबको देखो ध्यान से। फटाफट नोट कर दो। हम आगे बात करते हैं, पोल्यूशन का हो गया, ये हो गया, ठीक है। कुछ एक दो टॉपिक जो छोटे हुए थे वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ऐसे एक टॉपिक था पावर, पावर ना बीच का टॉपिक था, छोड़ दिया था। देखो, अगर पावर की बात की जाए, पावर क्या होता है, तो पावर
एनर्जी सबको पता है, वर्क क्या होता है सबको पता है, ठीक है। किस रफ्तार से वर्क होती है, ठीक है, वर्क कितना, किस स्पीड, मतलब कितने वर्क हो रहा है एक सेकंड में, उसी को हम कहते हैं पावर। जैसे एग्जांपल ले लो, हाई डेरिवेशन सारे खत्म हो गए कोलिजन, ठीक है। ये तुम्हारा जितना भी स्कूल एग्जाम में आने वाला है ना, वो मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, ए टू जेड, ठीक है। तो पावर, जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे दो पेशेंट है, ठीक है। अब मान लो कोई पेशेंट जाता है, बोलता है भाई इसको कमजोरी लग रही है, ठीक है, तो गया हॉस्पिटल में, तो उसको बोला गया कि डॉक्टर ने बोला इसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, ग्लूकोज चढ़ाया गया। तो क्या खाली वहां पे ग्लूकोज चढ़ाना जरूरी है, कि ये भी मैटर करता है कि ग्लूकोज किस किस रफ्तार से उसकी बॉडी में डाली जा रही है। तो जो ना, अगर मान लो एक पेशेंट है, ठीक है, जिसको ग्लूकोज बोला गया, इसको चढ़ा दी, उसको ग्लूकोज चढ़ाई गई, और बोतल जो है 3 घंटे में खाली होती है ग्लूकोज की, बूंद बूंद करके निकलती है और वो रिकवर हो जाता है। तुम सोचो ना, अगर उसको वही ग्लूकोज 3 घंटे के बदले अगर एक ग्लूकोज की शीशी उसको चढ़ा दी जाए, खोला जाए, खपाक से एकदम दबा करके उसको डाला जाए, और उस पूरी ग्लूकोज की बोतल जो उसके अंदर खाली कर दी जाए 1 मिनट। ग्लूकोज मतलब क्या होता है, ग्लूकोज मतलब, ग्लूकोज क्या देता है, ग्लूकोज एनर्जी देता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या देता है, एनर्जी देता है। और वो, अब वो आदमी जो है ना, ठीक है, वो तो मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी सहन ही नहीं कर सकता, उसको ठंड लग जाएगी, मर जाएगा वो, ठीक है। तो क्या खाली ग्लूकोज देना जरूरी है, कि ये भी जरूरी है कि हम उसको किस क्या रेट से उसको एनर्जी देते हैं। मान लो ग्लूकोज अगर एनर्जी दे सकता है, अगर 1000 जूल एनर्जी देता है, और अगर वही एनर्जी मैंने अगर 1 मिनट में ले ली सारी के सारी, और अगर दूसरे बॉडी को अगर मैंने उसको अगर एनर्जी 3 घंटे में लिया, अगर 360 मिनट्स में, तो एनर्जी तो वही जा रही है, लेकिन टाइम इसका बहुत कम हो रहा है ना, यहाँ टाइम ज्यादा दे रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो सोचो तुम्हारी जो एक्टिवा होती है, ठीक है, एक्टिवा में जो इंजन होता है, उसपे जो पेट्रोल का सप्लाई होता है, वो पेट्रोल जो होता है ना, बूंद बूंद करके डाला जाता है उसको। जब तुम पढ़ोगे ना थर्मोडायनेमिक्स इंजन के बारे में पढ़ोगे, तो वहां देखोगे बूंद बूंद करके वहां पेट्रोल डाला जाता है, वो एकदम कंट्रोल रेट से। अब सोचो ना, अगर मान लो बोला जाता है कि वहां पे पेट्रोल जो एकदम एकदम एक बैग बोला गया कि नहीं, कंपनी बोले कि नहीं, ये पेट्रोल डालो 1 लीटर, फट से 1 लीटर यूज हो जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल अगर तुम्हारा यूज हो जाए, सोचो अगर 1 मिनट के अंदर, तो गाड़ी का क्या हर्ष होगा, तुम अंदाज भी लगा सकते हो, गाड़ी कहाँ से कहाँ भाग जाएगी, गाड़ी का क्या होगा। तुम बम, जब बम फूटते हैं, हम मान लो एनर्जी हमारे पास होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, हम उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे यूज करते हैं, ठीक है, आराम से यूज करते हैं। 1 केजी यूरेनियम लिया हम लोगों ने, और उस 1 केजी यूरेनियम को हम यूज करते हैं 5 साल तक एनर्जी देने के लिए, और ना जाने कितने घर के बल्ब जलते हैं, पंखे जलते हैं, एसी जलते हैं। अब सोचो अगर वही एक 1 केजी यूरेनियम को हमने बोला कि नहीं, 5 साल में नहीं, हम उसको यूज करेंगे 5 मिनट में, और उसे बम बना के फेंक दिया गया, ठीक है, वही एनर्जी यूज हो जाती है 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, वही एनर्जी यूज हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, और पूरा का पूरा जो शहर है ना, वो तहस नहस हो जाएगा, जैसे कैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ। तो देखो एनर्जी, चाहे बम लो, चाहे पेट्रोल लो, चाहे ग्लूकोज लो, ठीक है, ये सब क्या एनर्जी है। एनर्जी कितने ये जो एनर्जी होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वर्क हो रहा है, ठीक है, तो कितना वर्क होता है, ठीक है, यूनिट टाइम में, उसी को हम कहते हैं पावर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म हमारा, आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक है। व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे दूसरा बॉडी है, दोनों के पास 1-1 केजी है। एक लड़का जो है उसको क्या करता है, बॉडी को उठाता है यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे रखते ऐसे ले गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी को ला करके रखती है। अब दूसरा क्या करता है, दूसरे को बोला कि वही बॉडी है, वही वहां से सब कुछ सेम है, बोला उसको बोला उठाने के लिए। अब वो लड़का जब बॉडी को उठा रहा है, तो ऐसे उठा रहा है, ऐसे धीरे धीरे। इस लड़के ने कितना काम किया, एमजीएच, इस लड़के ने भी कितना काम किया, एमजीएच, लेकिन इसलिए स्लो किया, इसका टाइम ज्यादा लगा, तो हमने कहा कि इसके जो पावर, जो इसका जो पावर है वो कैसा है, कम है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा,
एक सेकेंड में जो भी काम किया जाए उसको क्या बोलते हैं, पावर। ऐसा यूनिट है हाँ, जूल पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम दूसरी चीज देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। क्योंकि ये वर्क अपॉन टाइम होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वर्क बाय टाइम। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम पावर को लिखे आगे, पावर हो जाएगा वर्क, वर्क हो जाता है एफ डॉट एस बाय टी, हो जाएगा एफ डॉट एस बाय टी, क्या हो जाता है, वेलोसिटी रहता है ना। ठीक है, ये वाला हो गया पावर का एक्सप्रेशन, एफ डॉट बी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे समझना ध्यान से कि अगर हमने किसी चीज पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल भी डिटरमाइन करता है कि पावर का सप्लाई हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर कोई फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, जैसे कि मेरे से पूछा गया कि ब्लॉक जो है ना, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और ये ब्लॉक को जो है ना हम लोग ऐसे लेकर के जा रहे हैं। व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स, वर्क तो हो रहा है ना, देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो पावर सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एफ वी कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है। अगर मान लो ऐसे सवाल अगर आ जाता है कि ऐसे ये ब्लॉक यहाँ पे एक ये ऐसे जा रही है, ठीक है, जैसे हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होता है इसका, यहाँ पे टेंशन डेवलप हो जाता है, ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ऐसी रहती है। पूछा क्या, बताओ व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन। तो टेंशन और वेलोसिटी का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर 90 होगा तो एफ टी वी कॉस 90, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो पावर डिलीवर्ड बाय द टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, याद रखना, अगर पावर डिलीवर्ड बाय एनी फोर्स इज जीरो, तो वो वाला फोर्स वहां पे कोई भी तरह का वर्क नहीं कर रही है। याद रखना है कि अगर मान लो तुमसे पूछा जाएगा कि क्या टेंशन यहाँ पे बेकार की फोर्स हो गई, अगर मान लो ये वाला टेंशन कोई पावर सप्लाई नहीं कर रहा, पावर मतलब नो वर्क, तो क्या ये टेंशन जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है बेकार है, आंसर इज नो। ये टेंशन जो है ना ये बेकार नहीं है, ये टेंशन बॉडी की स्पीड में कोई चेंज नहीं ला रही है, क्योंकि वर्क ही नहीं कर रही है। वर्क नहीं करके स्पीड में चेंज नहीं लाएगी, बिकॉज क्या था वर्क का डेफिनेशन क्या था, इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये टेंशन जो है ना बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये टेंशन अपना कोई दूसरा रोल प्ले कर रही है। और वो रोल क्या था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स थी। तो भले ही यहाँ पे बॉडी की स्पीड को चेंज नहीं कर रही हो, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रही हो, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसकी वजह से बॉडी कैसे जाता है, सर्कुलर पाथ पे जाता है। तो ये मत सोचना कि कोई भी फोर्स अगर है, अगर वो फोर्स कोई वर्क नहीं कर रही है तो वो बेकार की फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, तुमने टेबल पे रखा, धक्का मारा, एन यहाँ पर जो है कोई वर्क तो नहीं कर रहा है, लेकिन एम एन हमको कोई दूसरी चीज पे हेल्प कर रहा है, वो हमको हेल्प कर रहा है बॉडी को सपोर्ट करने में, एन इक्वल टू एम जी है, जिसकी वजह से बॉडी नीचे नहीं गिरती है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि हर फोर्स के द्वारा वर्क हो, पावर सप्लाई हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, और उस सिचुएशन में ऐसा नहीं कि वो फोर्स बेकार होती है, वो कुछ अलग रोल प्ले कर रही है। ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं और हमारे कुछ पॉइंट जो छूटे हुए थे। एक था, एक याद रखना था, मैं बता रहा था, पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ाया था ना तुम लोगों को। एक इसमें छोटी सी एक बात रह गई थी, ये तो मैंने बता दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, ठीक है, तो याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी इट इज ऑफ सिस्टम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, तो हमेशा ये सिस्टम की होती है। ठीक है, ये सिस्टम की होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है,
ठीक है। आ, और इसको हमने क्या किया, कॉम्प्रेस कर दिया। जैसे कॉम्प्रेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होगी, स्प्रिंग और ब्लॉक के पास होगी। ठीक है, स्प्रिंग और ब्लॉक के पास होगी। अब मान लो जैसे कि अगर यहाँ पे एक हमारे पास चार्ज है, यहाँ दूसरा चार्ज है या तीसरा चार्ज है, इनके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, इसको हमने क्या किया, ये जब चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, इनके पास क्या एनर्जी है, इनके पास एनर्जी है तीनों चार्ज के पास। इसका प्रूफ क्या है कि तुमने अगर एक चार्ज को छोड़ दिया ना तो वहां से भाग जाएगा। ठीक है, भागे का मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी, बिकॉज पहले इनके पास थी पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन चार्ज के पास कैसी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये है कि किसके पास एनर्जी है, वन के पास, टू के पास, थ्री के पास, कि पूरे के पास। तो आंसर ये एनर्जी तीनों के पास होती है, सिस्टम के पास होती है। ठीक है, अच्छा, सिस्टम के पास होती है, इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि मान लो कि अगर तुमने क्या किया, यहाँ से इस चार्ज को छोड़ दिया, ठीक है, तुमने पकड़ के रखा था, तुमने छोड़ दिया, जैसे तुमने छोड़ना, ये चार्ज तेजी रफ्तार से भाग जाता है। ठीक है, ये अपनी एनर्जी लिया, लेके चला गया। अगर हमने तीनों को छोड़ दिया तो तीनों भाग जाएंगे अपने अपने हिसाब से एनर्जी लेकर के। ठीक है, अगर हमने दो को छोड़ा तो खाली दो भागेगा एनर्जी लेकर के। तो पता है जैसे कि मान लो एक एक मान लो कोई फैमिली की कोई एक अमाउंट है। ठीक है, कि एक फैमिली में चार चार लोग कमाते हैं। ठीक है, अब वहाँ उनके पास सेविंग है मान लो 5 लाख रुपए। अब अगर मान लो वो 5 लाख रुपए सेविंग है, चारों जन कमाते हैं, तो वो 5 लाख रुपए किसके हुए, किस मेंबर के हुए, तो आंसर हो तो पूरी फैमिली के हुए। लॉकर में पड़े पैसे, जिसको चाहिए लेके चले जाओ। इन द सेम वे यहाँ पे एनर्जी तीनों के पास है, जिसको चाहिए वही लेकर के निकल जाओ। अब वो किस स्पीड से निकलेगा वहां से लेकर के, क्या उसकी एनर्जी होती है, वो फिर हमको देखने के लिए अब मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उस एनर्जी को निकाल सकते। ठीक है, दो बॉडी जा रही है, फिर हमको देखना पड़ेगा भाई उसकी क्या मोमेंटम है, उसका क्या काइनेटिक एनर्जी है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी हमेशा जिसके पास स्पीड है उसके पास होती है, और पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होती है, पूरे सिस्टम के पास। ठीक है, इट इज ऑफ सिस्टम। जब हम बोलते हैं ना तो स्प्रिंग और ब्लॉक है, तो हम ये नहीं बोलते पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। जब मान लो मून और अर्थ है, उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल, तो हम ये नहीं बोलते पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून, हम ये बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून अर्थ सिस्टम। ठीक है, मैं सब ये लोग की बात सबको ये एक टॉपिक हमारा छोटे छोटे मोटे ग्राफ बचे हुए थे। कैसे ग्राफ देखो, मैंने बताया था ना कि अगर एक बॉडी को अपने को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया तो जैसे नीचे आती है ना, ऐसे नीचे की बॉडी, अब नीचे गिरने पे क्या होता है, इसकी कौन सी एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल। नीचे गिरने पे कौन सी एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि इसका जरा ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर चेंज होती है। यहाँ पे एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है, एमजीएच। ठीक है, एच की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करता है, यहाँ पे डिक्रीज करता है ना। तो हमसे पूछा जाएगा इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। एच पोटेंशियल एनर्जी एच पे मैक्सिमम हो जाती है, एंड धीरे धीरे वो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। करते करते वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। यहाँ पे कितनी थी, एम। ठीक है, दिस इज हाउ द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। इनिशियल मैक्सिमम थी, राउंड पे आकर के जीरो हो जाती है। अब पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है। देखो तो काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए अगर, ये मान लो अगर ये एक साइड से गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी एट एनी इंस्टेंट, एमजीएच फुल पोटेंशियल एनर्जी थी, माइनस कितनी एनर्जी यहाँ पे आकर के कन्वर्ट हो जाती है, एमजीएच था। अभी यहाँ पे मान लो ये हाइट एक्स एक बात की है, तो
एम, अब यहाँ पे कितनी एनर्जी बची है, यहाँ पे एनर्जी बच जाएगी mgh टोटल, जैसे mgh चली गई, इसी का काइनेटिक एनर्जी जो बचेगी यहाँ पे 100 एनर्जी थी टोटल, यहाँ मान लो पोटेंशियल है 80, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी काइनेटिक हो जाएगी, 20 हो जाएगी ना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ के लिए जाती है, काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी और हमको बोला जाएगा एक्स का ग्राफ ड्रॉप करने, एच तो कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स के साथ, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी एम जी एच, और जब एक्स हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाता है पोजीशन, ये एक्स हो गया पोजीशन, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे अगर हम एक्स को देखें, यहाँ पर जीरो है पोटेंशियल एनर्जी एकदम लोअर लेवल, ऊपर जा रहे तो बढ़ती चली जा रही है ना, ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए ना, तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ऊपर में देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी टॉप पे, ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है, ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी ना, पोजीशन, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्स, जब एक्स जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, ऊपर जा रही बॉडी अगर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा ना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और एक्स्ट्रा ग्राफ हो गया। अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए, टोटल एनर्जी कुछ ऐसी हो जाएगी, पूरे प्रोसेस में टोटल एनर्जी ऐसी चीज है जो कि समय के साथ नहीं बदलती है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में, तीनों ग्राफ को अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। जब हम ग्राउंड पे होते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, टॉप पे जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एम जी एच पे, पावर वन, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। जब हम नीचे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जैसे बॉल को फेंकते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो एक्स पे जीरो पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, और क्या होती है वैल्यू मैक्सिमम की एम जी एच, ठीक है, और ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, तो आंसर है जीरो हो जाती है, जीरो दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिक्रीज कैसे करती है, ये पावर देख सकते हो, एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या वन इन्वॉल्व हो रहा है ना, ठीक है, इसलिए जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी, और अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो पूरे प्रोसेस में टोटल एनर्जी जो होती है कहीं भी बदलती नहीं, ठीक है, तो हर पॉइंट पे कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये हो जाएगा एम जी।
रीड होगी बात? ये समझ में आ गया ना सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? एक काम करो ना, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो ना।